फिजिकल ट्यूटोरियल्स। माय सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 8। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द रशियन इकोनॉमी। मीन्स जिस टाइम रशियन रेवोल्यूशन होने वाला था उसके जस्ट पहले रशिया की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी और किन चीज़ों पे उसकी इकोनॉमी डिपेंड थी। मीन्स रशियन सोसाइटी जो थी उसमें इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी। इस लेक्चर में हमें बात करना है अबाउट द रशियन सोसाइटी इन द ईव ऑफ 18th सेंचुरी, मीन्स इन द ईव ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। जिस टाइम रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके इर्द गिर्द हमारा जो रशिया था उसकी सोसाइटी कैसी थी, उसके लोग कैसे थे, उसमें कैसे क्या क्या थिंकिंग के लोग थे, क्या बिलीफ था लोगों का। ठीक है, तो इस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रशियन सोसाइटी इन द ईव ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रशिया की सोसाइटी में जो वर्कर्स थे वो अब मीन्स बिफोर रशियन रेवोल्यूशन हुआ क्या था, मैंने पहले ही बताया था कि इंडस्ट्रीज जब सेटअप हो रही थी सिटीज में, तो सिटीज में जब इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी तो विलेजेस से जो लोग थे, जो पीजेंट्स थे, गांव से लोग अब शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो विलेजेस से सिटीज की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। तो पहला पॉइंट कि वर्कर्स माइग्रेटेड टू सिटीज, वर्कर्स जो है वो अब सिटीज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं एंड दोज वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल्स। इसका क्या मतलब है कि जो वर्कर्स थे जो सिटीज में आ रहे थे वो स्किल्स के बेसिस पे अपने में डिवीजन रखते थे। स्किल्स के बेसिस पे डिवीजन रखने का मतलब, तो स्किल के बेसिस पे डिवीजन का मतलब था अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जैसे हम भी कभी अपने लाइफ में कुछ काम के बेसिस पे ये मानते हैं ना कि हमारा काम सुपीरियर है, उनका काम इंफीरियर है, वो नीचे हैं। तो ऐसे वर्क के बेसिस पे वर्कर ही सभी लोग हैं, सभी लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, बट कुछ लोगों का काम अलग था, कुछ लोगों का अलग था, और इस वर्क बेसिस पे अपने स्किल के बेसिस पे लोग आपस में डिवीजन रखते थे। तो वर्कर्स वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। अब इसमें एक स्टेटमेंट आएगा, एक वर्कर ने कहा था कि मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग अदर्स। एरिस्टोक्रेट्स का क्या मतलब होता है? एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है राजशाही। यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स का मतलब है द रूलर। ठीक है, मतलब क्या है कहने का कि जो मेटल वर्कर्स थे, जो वर्कर्स मेटल का काम करते थे, दे ट्रीट देमसेल्फ सुपीरियर। वो मानते थे कि जितने भी वर्कर्स हैं उन सब में हम एरिस्टोक्रेट्स हैं, हम राजशाही, हम राजा हैं। मीन्स दे ट्रीट देमसेल्फ एज द सुपीरियर। अब ऐसा क्यों था, वैसा क्यों मानते थे कि दे आर सुपीरियर, रेस्ट आर इंफीरियर? दैट्स बिकॉज देयर वर्क रिक्वायर्ड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स। जो मेटल का काम होता है उसमें ज़्यादा स्किल्स, ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो चूंकि मेटल वर्कर्स के पास ज़्यादा स्किल्स था, ज़्यादा ट्रेनिंग किए हुए थे ये लोग, इन लोग के पास ज़्यादा टैलेंट हुआ करता था, इसकी वजह से ये अपने आप को उस ग्रुप में एरिस्टोक्रेट्स मानते थे। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब कि दे ट्रीट देमसेल्फ एज सुपीरियर। बाकी पूरे सब सारे ग्रुप में जो वर्कर्स का टोटल ग्रुप था उसमें खुद को सुपीरियर मानते थे। तो देखो, तो पहला पॉइंट क्या है कि वर्कर्स माइग्रेट कर रहे थे सिटीज की तरफ, और ये वर्कर्स जो थे ये डिवाइडेड थे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। Those who were metal workers, they considered themselves as superior, they considered themselves as the aristocrats among the others. ठीक है, अब आगे by 1914 का टाइम आते आते हुआ क्या, वुमेन्स कंपोज 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स। मतलब फैक्ट्री में जो लेबरर्स का काम करते थे उसमें टोटल 31% वुमेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया था। नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, तो नए नए एम्प्लॉयज भर्ती हो रहे थे। तो उसी टाइम पीरियड में 1914 आते आते क्या हुआ था कि जो पूरी फैक्ट्री की वर्क फोर्स थी, फैक्ट्री की जो लेबर फोर्स हुआ करती है, उसमें 31% वुमेन काम करती थी। अब ये बताओ, वुमेन इतना ज़्यादा, मीन्स 31% फिर भी बहुत है, क्योंकि वुमेन उस टाइम पे उतना घर से बाहर नहीं निकलती थी, बट स्टिल 31% वुमेन एज ए लेबरर फैक्ट्री में काम कर रही थी, जो कि बहुत था। तो ये क्यों हुआ था? दैट्स बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा है वुमेन 31% ऑफ द लेबरर फोर्स, एंड आगे है वर्क
पेड लेस देन मेन। मतलब क्या है कि वुमेन 31% काम करती थी, लेकिन उन्हें आदमियों से, मेन से कम सैलरी मिलती थी। यूजुअली मिलती कितनी थी, तो या तो मेन का हाफ मिलता था, आधा, या फिर 3/4 मिलता था। मीन्स जो 75%, अगर मेन को 100 रुपीज़ मिल रहा है तो वुमेन को 75 रुपीज़, तो या तो आधा या फिर 3/4 मिलता था। ठीक है, तो क्या पॉइंट है, बाई 1914 वुमेन इन द इंडस्ट्रीज मेड 31% ऑफ द लेबर फोर्स। 31% वुमेन इंडस्ट्रीज में काम करती थी एंड दे वर पेड लेस देन मेन। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कियल सोसाइटी की थिंकिंग की थी। पैट्रियार्कियल नेचर का मतलब होता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। ऐसा माना जाता था कि मेल ही सुपीरियर हैं, दे आर बेटर देन वुमेन, वो काम अच्छा कर सकते हैं, उनके पास टैलेंट अच्छा होता है। वुमेन को इन्फीरियर माना जाता था, इस वजह से वुमेन को सैलरी भी कम दी जाती थी, और सैलरी कम दी जाने की वजह से ही 31% वुमेन फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व थी। क्योंकि सैलरी कम लेती थी वुमेन, तो जब वुमेन सैलरी कम लेंगी तो उनको रखना इजी रहेगा। जैसे अगर मान लो हाफ सैलरी पे रख रहे हैं, तो जहाँ पे एक मैन काम करेगा 100 रुपीज़ में, वहाँ पे 100 रुपीज़ में 2 वुमेन काम करेंगी। इस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो वुमेन को प्रीफर भी करते थे। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट है, इन स्पाइट ऑफ डिविजन्स। यहाँ पहले पॉइंट में हमने देखा कि वर्कर्स में डिवीजन था अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अपने वर्क को लेके डिवीजन था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट डिवीजन, वो डिवीजन होने के बावजूद, डिवीजन था बट इन स्पाइट ऑफ दैट डिवीजन दे यूनाइट टू स्ट्राइक। जब कभी स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ती थी तो ये एक साथ हो जाते थे, यूनाइट हो जाते थे, एकजुट हो जाते थे। एंड कब होते थे, बेसिकली स्ट्राइक की जरूरत कब पड़ती थी, तो एट द डिसमिसल ऑफ वर्क और डिमांड। जब कभी ये वर्कर्स कुछ डिमांड करते थे तो अगर उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होती थी तो इन्हें जरूरत पड़ता था स्ट्राइक का। तो ये स्ट्राइक करने के लिए, अभी देखो होता क्या है, यूजुअली अगर स्कूल ले लिया जाए, एक क्लास है, क्लास में अगर 2 रो है, रोज में बैठते हैं लोग, तो अगर 2 रो है और क्लास में कंपटीशन करवाया जाए तो ऑफकोर्स आप लोग सोचोगे कि मेरी रो जीते, मेरी रो जीते। मीन्स क्लास 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, एक रो ए, एक रो बी। लेकिन अगर वहीं 2 सेक्शन के बीच में कंपटीशन हो जाए तो इस क्लास की दोनों रो एक में मिल जाएगी। फिर यहाँ तो नहीं सोचोगे ना कि नहीं इसको हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हम अकेले करेंगे। इस टाइम आप क्या सोचोगे कि हमारा सेक्शन जीत जाए। ठीक है, अब अगर स्कूल लेवल पे बात हो तो आप क्या सोचोगे कि आपका क्लास जीत जाए, फिर जो दूसरा वाला सेक्शन है उसके भी साथ मिल जाओगे। और अगर दूसरे स्कूल से कंपटीशन हो तो फिर हर क्लास, पूरा स्कूल एक साथ मिल जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे होता था कि वर्कर्स डिवाइडेड थे, खुद में डिवाइडेड थे वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, बट जब कभी फैक्ट्री के एम्प्लॉयर के खिलाफ स्ट्राइक करना होता था, एम्प्लॉयर के खिलाफ आवाज उठाना होता था, तो दे यूनाइट देमसेल्फ, एकजुट हो जाते थे। और आवाज बेसिकली कब उठाते थे, तो एट द डिसमिसल ऑफ वर्कर्स। या तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो एम्प्लॉयर थे वो किसी वर्कर को निकाल दे, इससे लोग नाराज होकर आवाज उठाते थे, या फिर एट द डिसमिसल ऑफ देयर डिमांड, उनकी जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल ना की जाए, उसको डिसमिस कर दिया जाए, तभी आवाज उठाते थे। और एक और कंडीशन था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अगर कभी वर्किंग कंडीशन डिटेरियोरेट होती थी। डिटेरियोरेट का मतलब होता है कि whenever the working condition goes worse, जब वर्किंग कंडीशन जो है, जैसे मान लो फैक्ट्री है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, तो ऐसी कंडीशन में ये आवाज उठाते थे। और जब कभी भी ये आवाज उठाते थे तो ये यूनाइट हो जाते थे, एकजुट हो जाते थे। फ्यू एसोसिएशंस वर देयर बट वेरी फ्यू, ये पॉइंट लिखा नहीं है, बहुत कम ही कुछ एसोसिएशंस इन लोगों ने उस टाइम फॉर्म की थी, लेकिन अभी एसोसिएशंस उतना ज्यादा नहीं था, वेरी फ्यू एसोसिएशंस वर देयर। ओके, तो यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया कि इन स्पाइट ऑफ डिवीजन दे यूनाइट देमसेल्फ एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली। स्ट्राइक अक्सर हो जाता था, कहाँ पे, तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कब, बिटवीन 1896 टू 1897, 1896 से 1897 के बीच में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितनी भी थी रशिया में, वहां पे स्ट्राइक अक्सर हुआ करता था। और 1902 आते आते जो मेटल इंडस्ट्रीज है उसमें भी स्ट्राइक होना फ्रिक्वेंट हो गया था, अक्सर वहां पे भी अब स्ट्राइक होना
शुरू हो गया था। तो स्ट्राइक टू फ्रिक्वेंटली इन, ये सब क्या है, ये सब रसिया की सोसाइटी में क्या चल रहा था उस टाइम ये बताया जा रहा है। क्या चल रहा था कि वर्कर्स थे, डिवाइडेड थे, लेकिन जब कभी आवाज उठाना होता था वो एकजुट हो जाते थे। अक्सर स्ट्राइक होता था इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1896 टू 1897 के बीच में स्ट्राइक होता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत फ्रिक्वेंटली होता था। एंड 1902 आते आते मेटल इंडस्ट्रीज में भी ये स्ट्राइक होना फ्रिक्वेंट हो गया था, सिंपल हो गया था, मीन्स अक्सर मेटल इंडस्ट्रीज में भी स्ट्राइक होने लगा था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पीजेंट्स। अब देखो यहाँ तक की जो बात है ये सिटीज की है, बेसिकली कहाँ की, सिटीज की, शहरों में क्या हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह सिटीज में ही ज्यादा सेटअप होती हैं, गाँव के साइड में इंडस्ट्रीज वगैरह उतना नहीं सेटअप होता है। नाउ यहाँ से जो पॉइंट्स है ये बेसिकली आपके विलेज एरिया के हैं, कंट्री साइड, ठीक है। तो ये कंट्री साइड के हैं। इन कंट्री साइड विलेज एरियाज के साइड में बेसिकली होता क्या था, तो पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। जो कंट्री साइड में मीन्स विलेज एरिया में जो लैंड्स हुआ करते थे उस पर सबसे ज्यादा कल्टीवेशन कौन करता था, तो पीजेंट्स करते थे। पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट प्रॉब्लम क्या थी, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड चर्चेज ओन मोर, मीन्स ज्यादातर जमीनों पे कल्टीवेशन जो था ये पीजेंट्स करते थे, बट ज्यादातर जमीनें जो थी ये नोबिलिटी, क्लर्जी और चर्च क्लास की हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लर्जी या फिर यहाँ पे क्राउन भी लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ गया देख लेना, जो भी है, यहाँ पे चर्चेस की जगह क्लर्जी की जगह क्राउन भी कर सकते हो। तो मतलब ये है कि जो हायर क्लास के लोग थे, नोबिलिटी थे, क्लर्जी थे, एरिस्टोक्रेट्स क्लास के लोग थे, चर्चेस थे, इन लोग के पास ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी। लेकिन ज़्यादातर ज़मीनों पे काम कौन करता था, तो वर्कर्स करते थे। तो वही बात है जो इंडस्ट्रीज में होता था कि इंडस्ट्रीज प्राइवेट प्रॉपर्टी थी लेकिन उस पर प्रॉफिट वर्कर्स बनाते थे। सेम चीज कंट्री साइड की बात हो रही है। विलेज एरिया में लैंड ज़्यादातर नोबिलिटी क्लास की थी लेकिन उस पर ज़्यादातर प्रोडक्शन का काम जो है, कल्टीवेशन का काम जो है वो पीजेंट्स करते थे। नाउ लाइक वर्कर्स की तरफ पीजेंट्स वर आल्सो डिवाइडेड, पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे, लेकिन किस बेसिस पे डिवाइडेड थे, यहाँ वर्क बेसिस नहीं था, यहाँ बेसिस था क्या, पीजेंट्स वर आल्सो डिवाइडेड, कुछ लैंडलेस थे और कुछ लैंड ओनर्स थे। पीजेंट्स का मतलब कौन, जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो लोग एग्रीकल्चरल फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो उसमें दो टाइप के लोग थे, एक तो थे वो लोग जो अपने ही लैंड पे, जो लैंड ओनर्स थे, कुछ मतलब अब सारे पीजेंट्स तो ऐसे हैं नहीं किसी के पास जमीन ही ना हो, कुछ पीजेंट्स थे जिनके पास जमीनें थी, अपनी जमीनें थी, वो अपनी जमीनों पे कल्टीवेशन करते थे, और कुछ पीजेंट्स थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो इस बेसिस पे जो पीजेंट्स हैं वो भी डिवाइडेड थे। तो पीजेंट्स वर आल्सो डिवाइडेड, लैंडलेस, कौन सा दो डिवीजन था, तो लैंडलेस एंड लैंड ओनर्स। फ्यू ऑफ देम वर लैंडलेस while the others were land owners, ठीक है। now they do not have, अब देखो यहां से क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है, जो रसिया के पीजेंट्स हैं वो कैसे हैं। अभी तो बताया गया कि रसिया में ज्यादातर प्रोडक्शन पीजेंट्स करते हैं कल्टीवेशन लैंड पे, जो कि ओन होता है बेसिकली हायर क्लास लोगों से, और जो पीजेंट्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। अब बात करेंगे कि उनका थिंकिंग कैसा है, उनका नेचर कैसा है। तो दे डू नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, नोबिलिटी के लिए उनके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो नोबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते, नोबिलिटी की इज्जत नहीं करते हैं। आगे अनलाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब देखो यह वर्ड जो है अनलाइक, इसको एग्जाम में ध्यान से लिखना, लाइक मत लिख देना, क्योंकि क्या है, अगर कहा जा रहा है कि रशिया के जो पीजेंट्स हैं वो नोबिलिटी के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर लिख दिया लाइक फ्रेंच पीजेंट्स तो मतलब क्या है कि जैसे फ्रेंच पीजेंट्स नहीं करते थे। लेकिन फ्रांस में क्या था, फ्रांस में पीजेंट्स नोबिलिटी से नफरत नहीं करते थे। एक रीजन सिंपली ये ले सकते हो कि फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पड़ा था उसमें लड़ाई किसके खिलाफ थी, उसमें लड़ाई थी मोनार्ची के खिलाफ, राजा के खिलाफ लड़ाई थी।
तो वहां पे नोबिलिटी से लोग उतना नफरत नहीं करते थे। लेकिन रसिया में जो बात हो रही है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए बात हो रही है, सोशलिज्म की बात हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो ओन करता है उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ओन करने वाले बेसिकली नोबिलिटी ही थे, तो उनके खिलाफ लोग थे, उनकी इज्जत नहीं करते थे। तो क्या है, दे डू नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर पीजेंट्स अनलाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पीजेंट्स नोबिलिटी की इज्जत करते थे, लेकिन उनसे अलग थे ये लोग, ये पीजेंट्स की इज्जत नहीं करते थे। अब क्यों नहीं करते थे, तो बिकॉज दे वांटेड द लैंड ऑफ नोबिलिटी टू बी गिवन टू देम। वो चाहते थे कि जो नोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा, अब वही बात है कि यहाँ पे क्या है, रसिया में कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का डेवलप हो रहा है। मीन्स लोग नहीं चाहते हैं कि एक लोग के पास ज्यादा प्रॉपर्टी कंसंट्रेटेड हो। तो पीजेंट्स जिनके पास जमीनें नहीं हैं वो चाहते हैं कि जिन नोबिलिटी के पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं उसमें से कुछ जमीनें हमें दे दी जाए। मैं सिंपली कह सकते हो कि पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबिलिटी, नोबिलिटी की जमीनें चाहते थे, इस वजह से वो उन्हें नफरत करते थे, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करते थे, कम्युनिस्ट सोसाइटी के थे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के थे, ज्यादातर पैसे उन्हीं के पास थे, पूंजीवाद थे। तो वो यहाँ के पीजेंट्स चाहते थे कि उनकी जो जमीनें हैं वो इनको दे दिया जाए, और इस वजह से ये उनकी इज्जत नहीं करते थे। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई द पीजेंट्स ऑफ रशिया do not respect the nobility unlike the French peasants। तो इसका आंसर क्या होगा, because most of the properties and lands were under the control of या owned by the nobility class। nobility class ज्यादा प्रॉपर्टी ओन करता था, एंड द रशियन पीजेंट्स वांट द लैंड ऑफ नोबिलिटी टू बी गिवन टू देम। वो चाहते थे कि जो नोबिलिटी की जमीनें हैं वो उन्हें दे दी जाए, इस वजह से दे डू नॉट रिस्पेक्ट द नोबिलिटी क्लास। ठीक है, वो नोबिलिटी क्लास की इज्जत नहीं करते थे। नाउ फ्रिक्वेंटली देखो, यहां तक तो हो गया कि वो इज्जत नहीं करते थे। अब करते क्या थे, इज्जत तो नहीं करते थे, ये बात हो गई, करते क्या थे, तो फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस एंड मर्डर्ड नोबिलिटी नोबल्स। ठीक है, क्या करते थे, टैक्स देने से मना कर देते थे। टैक्स कौन सा टैक्स, तो जिनके पास जमीनें नहीं हैं वो जाके दूसरों की जमीनों पे काम करते थे। तो उन जमीनों पे जिस पे ये कल्टीवेशन कर रहे हैं उस पे कल्टीवेशन करने के बदले उन्हें कुछ टैक्स देना पड़ता था। तो ये अक्सर टैक्स देने से मना कर देते थे, कहते थे कि हम टैक्स नहीं देंगे, और अक्सर नोबिलिटी का मर्डर वगैरह भी कर देते थे। तो क्या था कि देखो, पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा थी, नोबल्स की ज़्यादा थी या पीजेंट्स की, पीजेंट्स की ही ज़्यादा थी। तो पीजेंट्स भारी भी पड़ते थे, लेकिन यह है कि प्रॉपर्टी ज़्यादातर नोबल्स के पास था। तो इकोनॉमिक जिनके पास ज़्यादा होती है वो ज़्यादा कह सकते हो कि पॉपुलर होते हैं, पावरफुल माने जाते हैं, इसलिए लेकिन यहाँ पे जो है नोबल्स नफरत करते थे, इसलिए जब इनको जरूरत पड़ती थी तो ये मर्डर भी नोबिलिटी का कर देते थे। तो क्या हो गया कि जो वर्कर्स हैं ये पीजेंट से नफरत करते थे, क्योंकि ये उनकी जमीनें चाहते थे। अक्सर ये उन्हें टैक्स पे करने से मना कर देते थे, एंड दे मर्डर्ड नोबल्स टू, नोबल्स का मर्डर भी अक्सर कर देते थे। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है कि ये चीज जो चला आ रहा था कि लोगों को मारना काटना एंड ऑल, जो स्ट्राइक चला आ रहा था, दिस ऑकर्ड ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा होने लगा था इन 1902। 1902 में ये जो मर्डर करना, रिफ्यूज करना टैक्स पे करने से, देखो मर्डर करके लोग करते क्या थे, नोबिलिटी को मार देते थे और उनकी जमीनें हड़प लेते थे। दे टुक ओवर द लैंड ऑफ नोबल्स, इसीलिए मर्डर करते थे, टैक्स पे करने से मना कर देते थे, उनका मर्डर करके उनकी जमीनें टुक ओवर कर लेते थे, हड़प लेते थे। तो दिस ऑकर्ड ऑन लार्ज स्केल इन 1902 इन साउथ रशिया। 1902 में ये साउथ रशिया में बहुत ज्यादा फैल गया, और आफ्टर 3 इयर्स 1905 आते आते पूरे रसिया में ये अच्छे से स्प्रेड हो चुका था। मीन्स अब नोबिलिटी की सिचुएशन बुरी होने लगी थी, और अब जो है मीन्स उनका मर्डर वगैरह, उनसे जमीनें छीनना, ये सब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया था। ठीक है, हर जगह पे ऐसे केसेस सुनने को आ रहे थे। तो अगला क्या है, अब देखो यहाँ तक हो गया कि क्या लोग कर रहे थे, लोग पीजेंट्स जो थे वो उनसे नफरत करते थे, उनको मारते थे, उनको टैक्स नहीं देते थे और उनकी जमीनें ले लेते थे। 1902 में ये साउथ रशिया में पॉपुलर था, और 1905 आते आते ये ऑल ओवर द यूरोप रशिया स्प्रेड हो गया। अब देखो अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट। अब अगला जो पॉइंट है
मीन्स इस लेक्चर के बाद जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो इस पॉइंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट को भी ध्यान से सुनो। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूरोपियन पीजेंट्स। जो रसिया के पीजेंट्स थे वो फ्रेंच पीजेंट्स से कैसे डिफरेंट थे, ये तो हमने देख लिया था कि हाँ, फ्रेंच में पीजेंट्स जो थे वो नोबिलिटी के लिए रिस्पेक्ट था उनके लिए, लेकिन अभी रशियन पीजेंट्स जो थे वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन रेस्ट ऑफ द पूरे यूरोप में जितने पीजेंट्स थे सबसे अलग थे ये। तो रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम ऑल पीजेंट्स ऑल ओवर द यूरोपियन पीजेंट्स। पूरे यूरोपियन पीजेंट्स में जितने भी पीजेंट्स थे ये सबसे अलग थे। क्यों? तो ऐसा क्या वो करते थे कि हम कह रहे हैं वो सबसे अलग थे? तो दिस इज बिकॉज दे डिस्ट्रीब्यूट होल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू नीड। होल्डिंग्स का मतलब देखो, ये जब नोबेल क्लास का मर्डर करते थे या फिर किसी भी वे से जब उनसे जमीनें हड़पते थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपस में ऐसे मतलब जो हड़पा वो रखते, ठीक है, आपस में ये उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग शेयर करते थे। दो तरीके से शेयर करना हो सकता है, या तो ये डायरेक्टली होल्डिंग शेयर कर लेते थे, मीन्स जैसे जमीन हड़पे और जिसके फैमिली में जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग जितना जिसको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जमीन को बांट लिया करते थे। या फिर दूसरा तरीका ये क्या फॉलो करते थे कि दे वर्कड कलेक्टिवली का मतलब कि होल्डिंग्स को एक साथ बाइंड करते थे, ठीक है, बाइंडिंग ऑल द लैंड्स टुगेदर, सारी जमीनों को एक साथ करके कलेक्टिवली उस पर फार्मिंग करते थे, कलेक्टिवली उस पर कल्टीवेशन करते थे, और जो प्रोडक्शन होता था, जो आउटपुट होता था, उसको नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करते थे, बांट लेते थे आपस में। तो अब ये बताओ कि ये जो तरीका है कि एक देखो जो कलेक्टिवली बात हो रही है कि जो इनका प्रोडक्शन होता था वो कलेक्टिवली करते थे, तो ये कलेक्टिवली प्रोडक्शन करने के लिए इन्होंने कॉम्यून बनाया था। कॉम्यून जिसको मीर कहा जाता है, मीर का मतलब सिंपली कह सकते हो कि एक ग्रुप बनाया था, एक फैमिली टाइप का हो गया था, ठीक है। तो वहां पे कम्युनिटी बनाया था लोगों ने। तो अब देखो वो क्या रहा है कि पीजेंट्स के पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो लैंड है, जो प्रोडक्शन है, वो चीज प्रॉपर्टी ही तो है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को वो इंडिविजुअली होल्ड नहीं कर रहे हैं। कैसे होल्ड कर रहे हैं? तो कलेक्टिवली होल्ड कर रहे हैं। और ये चीज क्या कहता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर कोई कम्युनिटी होल्ड करे तो ये क्या है? ये एक सोशलिज्म ही तो है। तो कहीं ना कहीं जो रसिया के पीजेंट्स थे ये नेचुरल सोशलिस्ट की तरह थे। इनको ये चीज सिखाया नहीं जा रहा था कि नहीं कलेक्टिवली करिए आप, ये इनके अंदर इनके नेचर में ही था। तो इस वजह से इनको नेचुरल सोशलिस्ट बोला गया। और आगे के पॉइंट्स में हम देखेंगे कि नेचुरल सोशलिस्ट मान के क्या आगे प्रोसीड हुआ। ये एक नेचुरल सोशलिस्ट की तरह सामने आते हैं। दिस इज वाई वी आर सेइंग दैट कि दे वर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूरोपियंस। बाकी यूरोप में जितने पीजेंट्स थे इसी वजह से ये उन लोगों से अलग थे, क्योंकि ये क्या करते थे, तो दे डिस्ट्रीब्यूट होल्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जो होल्डिंग्स था उसको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बांट लेते थे, ठीक है। चलो एक बार फिर से स्नैप रिकैप। वर्कर्स क्या हुआ कि वर्कर्स सिटीज में माइग्रेट हुए। सिटीज में माइग्रेट होने के बाद दो पार्ट्स में मीन्स स्किल्स के बेसिस पे वो डिवाइडेड हो गए। मेटल वर्कर्स अपने आप को अरिस्टोक्रेट्स मानते थे और बाकी सबको इंफीरियर मानते थे। सेकेंड पॉइंट, 1914 में वुमेन 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करती थी, उन्हें पेमेंट मेन से लेस दिया जाता था। तीसरा पॉइंट, इन स्पाइट ऑफ डिविजन था, बट इन स्पाइट ऑफ डिविजन व्हेन एवर स्ट्राइक वाज रिक्वायर्ड, जब भी स्ट्राइक की जरूरत पड़ती थी, द वर्कर्स यूनाइट देमसेल्फ, एकजुट हो जाते थे, एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर होता था उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। मीन्स स्ट्राइक के टाइम पे दे यूनाइट देमसेल्फ। फोर्थ पॉइंट, स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली बिटवीन 1896 टू 1896 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। 1896 से 1897 के बीच में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये स्ट्राइक बहुत फ्रिक्वेंट था। एंड इन 1902 इट वाज फ्रिक्वेंट इन द मेटल इंडस्ट्रीज। 1902 आते आते मेटल इंडस्ट्रीज में भी ये बहुत फ्रिक्वेंट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, पीजेंट्स। अब कंट्री साइड की बात कर रहे हैं, तो पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड्स, ज्यादातर लैंड्स जो है वो पीजेंट्स कल्टिवेट करते थे। एंड द मोस्ट ऑफ द लैंड्स वर ओन्ड बाय, किसके द्वारा ओन किया जाता? तो नोबेल्स, क्राउन, क्लर्जी, चर्चेज एंड ऑल, इन लोग के द्वारा ओन किया जाता था। लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स वर ऑल्सो डिवाइडेड। जैसे वर्कर्स डिवाइडेड थे वैसे ही पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे।
इन टू पार्ट्स। कौन कौन से? लैंडलेस एंड लैंड ओनर्स। कुछ के पास जमीनें हुआ करती थी, कुछ के पास जमीनें नहीं हुआ करती थी, इस बेसिस पे ये डिवाइडेड थे। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। ये नोबिलिटी की इज्जत नहीं करते थे, अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट्स। फ्रेंच पीजेंट्स जो कि नोबिलिटी की थोड़ी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन ये नोबिलिटी की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। करते क्या थे? तो क्यों नहीं करते थे? दे वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम। ये चाहते थे कि नोबल्स की जो जमीनें हैं वो हमें दे दी जाएं। अब करते क्या थे? फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस एंड मर्डर्ड द नोबल्स। आगे लिख सकते हो कि एंड टुक ओवर देयर लैंड्स। उनकी लैंड्स भी हड़प लिया करते थे। नाउ this all occurred on large scale in 1902 in साउथ रशिया। 1902 में ये साउथ रशिया में बहुत लार्ज स्केल पे हुआ और 1905 आते आते पूरे रशिया में ये ऑल ओवर द रशिया इट स्प्रेड। पूरे रशिया में ये फैल गया। Now, the Russian peasants were different from rest of the European peasants as they distributed their land according to their needs. तो होल्डिंग्स जो था उसको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। ठीक है, चलो फिर तो ये था हमारा रशियन सोसाइटी के बारे में कि रशियन सोसाइटी रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड के आसपास कैसी थी। ठीक है, अब 1905 से स्टोरी हमारी शुरू हो जाएगी रेवोल्यूशन की। तो 1905 तक क्या चल रहा था सोसाइटी में ये हमने देख लिया है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।